How are you students? In today's class, we are going to learn, we are going to start new chapter number 14 from your textbook, right? It's a very important chapter for your board purpose, for your NEET and JEE purpose. And the name of the chapter is Biomolecules. देखो बच्चों, ये जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर। आज के सेशन में हम लोग उसके बेसिक्स पे एंड थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पे डिस्कस करेंगे। जैसे हर चैप्टर के बिगिनिंग में मैं आपको समझाता हूँ कि ये चैप्टर का एक्चुअल यूज क्या है, सही है। सो शुरुआत करते हैं, मुद्दे की बात पे आते हैं फटाफट से। सही है, बायोमोलिक्यूल बायोलॉजी के जितने भी बच्चे हैं वो लोग 11वीं स्टैंडर्ड में 11वीं कक्षा में ये चीज़ें थोड़ी बहुत ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे कि आप लोगों को बायो के स्टूडेंट को मालूम होगा ग्लूकोज क्या है, सेकेराइड्स क्या है, पॉलीसेकेराइड्स क्या है। पर जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं, जो मैथ्स ग्रुप वाले बच्चे हैं, वो लोगों के लिए ये पूरा चैप्टर बहुत ही नया होगा। एक्चुअली जो बायो वाले बच्चे हैं ना, सो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए भी ये चैप्टर थोड़ा बहुत नया होगा। क्यों नया होगा? क्योंकि आज के सेशन में आप लोग थोड़े बहुत नई चीजें भी सीखने को मिलेंगी। एंड बायोकेमिस्ट्री, देखो एग्जैक्टली बायोकेमिस्ट्री है क्या? तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ये बायोकेमिस्ट्री है क्या? सबसे पहला क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आता है, ये बायोकेमिस्ट्री क्या चीज है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज लास्ट चैप्टर, मतलब अभी से लास्ट चैप्टर शुरू हो रहा है। ऑलरेडी आप लोगों ने चैप्टर नंबर 10, 11, 12 कंप्लीट कर दिया बहुत अच्छे से। तो शुरुआत करते हैं, बायोकेमिस्ट्री क्या है? तो देखो एग्जैक्टली ये स्टूडेंट्स, ये जो बायोकेमिस्ट्री है एक ऐसा केमिस्ट्री जो ह्यूमन को, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को चलाता है। सही है, हमारी बॉडी में भी इतनी ज्यादा केमिकल रिएक्शंस हो रही है, वो जिससे कंट्रोल होती है उसका डिसिप्लिन, उसे बोला जाता है बायोकेमिस्ट्री। तो बेसिकली बायोकेमिस्ट्री स्टूडेंट्स टू टाइप्स की होती है। एक होती है ऑर्गेनिक बायोकेमिस्ट्री, एक होती है ऑर्गेनिक बायोकेमिस्ट्री, एंड दूसरी एक होगी, वो होगी इनऑर्गेनिक बायोकेमिस्ट्री। हम लोगों की बॉडी में बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शंस होती है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देखो, तो जैसे ही आप कोई फूड खाते हो तो आपकी बॉडी वो फूड को डाइजेस्ट करती है। डाइजेस्ट करने के बाद उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी हर एक सेल तक ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये सब प्रोसीजर में कहीं ना कहीं बायोकेमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सही है, जैसे आप सुबह उठते ही आपको सबसे पहला थॉट जल्दी मोबाइल देखने का आता है, पर अकॉर्डिंग टू योर नेचुरल क्लॉक सबसे पहला थॉट खाने का आता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप सुबह उठे आपकी किडनी में से ग्लाइकोजन का लेवल कम हो गया। तो यहाँ पे एक वर्ड आया ग्लाइकोजन। तो ये ग्लाइकोजन क्या चीज है, इसके बारे में आप पढ़ाई करोगे बायोमोलिक्यूल्स में। सही है, उसे इट्स अ वन काइंड ऑफ एनिमल स्टार्च। मैं सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा एंड बहुत अच्छे से आपको एट द एंड ऑफ चैप्टर आप बेसिक चीजें तो सीख जाओगे कि एग्जैक्टली बॉडी में फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे फंक्शन होते हैं, एंड आपको एनर्जी कैसे मिलते हैं, आपकी बॉडी में विटामिन्स का क्या रोल है, आपकी बॉडी में हार्मोन्स का क्या रोल है, एंड व्हाट इज दिस डीएनए, व्हाट इज दिस आरएनए। सही है, तो ये सारी जो बेसिक टर्म्स है एक्चुअली जो बायोलॉजी के लिए बहुत ही डेप्थ वाली टर्म्स है, पर आप साइंस स्टूडेंट हो तो ये सारी टर्म्स को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो बायोकेमिस्ट्री बच्चों दो टाइप्स की होती है। सबसे पहला टाइप उसे बोला जाता है ऑर्गेनिक बायोकेमिस्ट्री, सेकंड उसे बोला जाता है इनऑर्गेनिक बायोकेमिस्ट्री। तो एक्चुअली बायोकेमिस्ट्री है क्या? एक ऐसा केमिस्ट्री जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को चलाता है। सही है, दिमाग में गया। अब इनऑर्गेनिक आपके सिलेबस में नहीं है, इसके ऊपर आपको कोई स्टडी नहीं करना। इनऑर्गेनिक बायोकेमिस्ट्री आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में नहीं है, तो इसके ऊपर आपको कोई स्टडी नहीं करना। आपको स्टडी करना है ऑर्गेनिक बायोकेमिस्ट्री का। अब ये ऑर्गेनिक बायोकेमिस्ट्री में आप चैप्टर में क्या स्टडी करोगे, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं।
आप सबसे पहले स्टडी करोगे कार्बोहाइड्रेट्स को। सबसे पहले आप स्टडी करोगे कार्बोहाइड्रेट्स को। चलो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या चीज है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स जब ये वर्ड्स आता है ना, तो आपके दिमाग में एक चीज अभी से फिट कर दो। कार्बोहाइड्रेट का डायरेक्ट मीनिंग होता है एनर्जी सोर्स। इसका डायरेक्ट मीनिंग होता है एनर्जी सोर्स। जितने भी आप एक बेसिक एग्जांपल उठा लो, ग्लूकोज। ग्लूकोज आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, सही। तो ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे सैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, वो सबका क्लासिफिकेशन हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिटेल्स में जाएंगे, उसमें स्टडी करेंगे। आज आप एट द एंड ऑफ दिस सेशन, जैसे आज का मैं ऑनलाइन सेशन कंप्लीट करूंगा ना, आप लोग बेसिक ग्लूकोज का फॉर्मूला बनाना सीख जाओगे। ये मेरा प्रॉमिस है, सही है। तो शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। आज थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करेंगे उसके ऊपर। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट वाइटल कंपोनेंट है आपकी बॉडी के लिए, दैट इज अ प्रोटीन। इट्स अ प्रोटीन व्हिच इज अगेन अ वेरी वाइटल कंपोनेंट्स इन आवर बॉडी, सही है। प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद जो आएगा वो होगा विटामिन्स। कई सारे बच्चे इसको प्रोनाउंस करने में बहुत गलतियां करते हैं। इट्स अ विटामिन, आप जो चाहो बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बेसिकली विटामिन, वाइटा का मीनिंग होता है एसेंशियल्स, मींस मतलब के जो कंपोनेंट्स है, कंपाउंड्स है, एलिमेंट्स है, उससे जो बनता है बॉडी के लिए जो बहुत ज्यादा जरूरी है, उसे बोला जाता है विटामिन्स। ओके, उससे बाद आएगा लिपिड्स। बहुत लकी लोगों को आप लोग लिपिड्स को आपको स्टडी नहीं करना, लिपिड्स को आपको स्टडी नहीं करना, सही है। उसके बाद आएगा न्यूक्लिक एसिड, जिसमें आएगा डीएनए एंड आरएनए। इसके बारे में थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। चलो, डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड एंड रिबोन्यूक्लिक एसिड, तो ये दोनों एग्जैक्टली है क्या? हमारी ब्लूप्रिंट, ह्यूमंस की ब्लूप्रिंट वो डीएनए। हमारी ब्लूप्रिंट मतलब डीएनए। हर एक इंसान जैसा दिखना चाहिए, तो उसका जो सबसे कोर कंपोनेंट है ना बच्चों, वो डीएनए है। ध्यान रखना, कभी ह्यूमंस का बच्चा वो कभी क्रोकोडाइल जैसा नहीं दिखता, क्योंकि दोनों का डीएनए डिफरेंट होता है। तो एक्जेक्टली बेसिक स्ट्रक्चर डीएनए का क्या होता है, वो आप इस चैप्टर में पढ़ाई करने वाले हो। एंड जब डीएनए को म्यूटेट करोगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उसका थोड़ा बहुत ग्लांस भी इस चैप्टर में आपको मिल जाएगा। ओके, ऑलराइट। उसके बाद आता है आरएनए। अब जब आरएनए की बात आई है तो मैं जो रिसेंट सिचुएशन चल रहा है उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। आप सब लोग शायद जानते होंगे वायरस, कोरोना वायरस अभी बहुत ज्यादा चल रहा है जो। तो एक्चुअली ये कोरोना जो वायरस है, कोई भी वायरस आप ले लो, वो और कुछ नहीं होता बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ एक आरएनए होता है एंड उसके इर्द गिर्द एक स्ट्रक्चर होता है लिपिड्स का, मतलब कुछ प्रोटीन का स्ट्रक्चर, प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, उससे बोला जाता है वायरस, सही है। अब आप खुद से दिमाग लगाओ, क्या वायरस चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। वो वायरस एक ऐसी बॉडी है जिसके पास सेल नहीं होते, उसके पास सेल नहीं होते। सेल मतलब यहाँ पे ड्यूरा सेल की बात नहीं हो रही। देखो, जितना भी लिविंग बॉडीज होता है वो सारी बॉडी सेल से बनी हुई है, सही। हमारी सबकी बॉडी में सेल बने हुए हैं और हमारे सबकी ग्रोथ के पीछे सेल का बहुत बड़ा हाथ है। पर जब बात आती है वायरस की, तो वायरस इतने छोटे हैं, आप अगर अंदाजा लगाना चाहो कितने छोटे हैं, तो वायरस बैक्टीरिया को बीमार कर सकते हैं। वायरस बैक्टीरिया को बीमार कर सकते हैं, इतने छोटे वायरस होते हैं। एंड वो क्या करते हैं, होस्ट सेल ढूंढते हैं। होस्ट सेल ढूंढने के बाद वहां पे जाके रेप्लिकेट होते हैं, मतलब वहां पे जाके मल्टीप्लाइड होते हैं एंड आपको बीमार बनाते हैं। तो आप बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन लोगे, आरएनए एग्जैक्टली होता क्या है, सही। तो देखो, इतनी छोटा, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो भूल गया मैं यहाँ, वो आएगा हार्मोन्स। वो आएगा हार्मोन्स, व्हिच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सी डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में सबसे खास चीज क्या है आपको मालूम है? हार्मोन्स जो होते हैं बॉडी के, वो सब ब्लड स्ट्रीम थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। उनको ले जाने के लिए बॉडी में और कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं है। मतलब कि देखो, अगर आप हार्मोन्स की बात करो तो जब आपको डर लगता है तो बॉडी खुद ना खुद अपने आप एक एड्रेनालिन बना लेता है,
सही है। मतलब जब डर की फीलिंग आती है तो वो फीलिंग आने का रीजन क्या है? एड्रेनालिन। सही है। आप जैसे ग्रोथ करते हो तो ग्रोथ के पीछे भी एक हार्मोन होता है। सही। ये सारी चीजें बहुत ही सिंप्लीफाई करके आपको ये चैप्टर में दी गई है। एंड जब विटामिन्स की बात आई तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन बनता है। देखो, हर कोई चीज अपने हिसाब से चलती है बॉडी में, एंड हर कोई के पीछे कुछ ना कुछ कैटालिस, अपनी भाषा में बोले तो कुछ ना कुछ कैटालिस या फिर कुछ ना कुछ एंजाइम्स की जरूरत रहती है। वो सबको, अगर आपको एंजाइम्स को एक्टिवेट करना है तो आपको विटामिन्स बहुत ही वाइटल होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, उसके बिना आप नहीं कर पाओगे। सही है। मान लीजिए आपने साइनोकोबालामाइन मतलब कि विटामिन B12 का कमी हो गया तो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है। तो विटामिन्स का बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पे आएगा, बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन। कौन से विटामिन से, किस डेफिशिएंसी से आपको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, कैसे ओवरकम होना है, उसके बारे में यहाँ पे स्टडी होगा। एंड जब प्रोटीन की बात आई है, सही है, जब प्रोटीन की बात आई है तो प्रोटीन के केस में एक चीज याद रखना कि प्रोटीन इज अ वेरी वेरी इसेंशियल फॉर बिल्डिंग ब्लॉक। हमारी जो बॉडी है वहां पे जो स्केलेटन के मसल्स है, इनर मसल्स है, वो सब प्रोटीन्स के बने हुए हैं। एंड ये स्टूडेंट्स, प्रोटीन बेसिकली एमिनो एसिड से बनता है। प्रोटीन बनता है एमिनो एसिड से। प्रोटीन किससे बनता है? प्रोटीन बनता है एमिनो एसिड से। तो अब ये एमिनो एसिड क्या हो गए, आप लोग खुद से दिमाग लगा सकते हो। एमिनो का ग्रुप होगा मतलब NH2 ग्रुप होगा, COOH ग्रुप होगा, एंड इस टाइप के एसिड को बोला जाएगा एमिनो एसिड्स। बहुत सारे एमिनो एसिड्स वैसे होते हैं जो आपको कंपलसरी बाहर से लेने पड़ते हैं, उसे बोला जाता है एसेंशियल एमिनो एसिड्स। वो अपनी बॉडी खुद ना खुद नहीं बना पाएगी। सही है। कुछ ऐसे होंगे जो अपनी बॉडी खुद ना खुद बना लेंगे, जिसे बोला जाता है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। सही है। कई बार आप स्केलेटन पे देखोगे, देखो वो सारी चीजें जब पढ़ाई करोगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि प्रोटीन का क्या क्या रोल है। आपके हेयर देख लो, आपके नेल्स देख लो, स्केलेटन मसल्स देख लो, वो सारी चीजें प्रोटीन से बनी हुई है। आई एम श्योर ये स्टूडेंट्स आप लोगों को बहुत बेसिक पूरे चैप्टर में क्या आएगा मैंने आपको बहुत अच्छे से इसका ग्लांस दे दिया। ओके, अब शुरुआत करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पे। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स पे। मैंने बताया था जाना कहीं नहीं है जब तक लेक्चर कंप्लीट ना हो जाए, क्योंकि जैसे ही आज का सेशन कंप्लीट होगा आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर खुद ना खुद ड्रॉ कर पाओगे। चलो शुरुआत करते हैं। देखो, ओल्ड टाइम में क्या था, ओल्ड टाइम में साइंटिस्ट है ना बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, वो इतने मॉडर्न नहीं थे। कार्बोहाइड्रेट्स, इसका मीनिंग हुआ हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन किस लोगों ने बताया? बहुत पुराने टाइम की बात है। उन लोगों ने बताया कार्बोहाइड्रेट्स का मीनिंग होता है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बन के हाइड्रेट्स मतलब के CH H2O1, इसे बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट। ये बहुत पुराने टाइम की बात हो गई, राज कपूर के टाइम की बात हो गई। सही है। अभी सलमान खान वाला टाइम चल रहा है, उन टाइम में क्या आया था CH H2O आ जाए, इसका मतलब हुआ कि कार्बोहाइड्रेट्स है। देखो वो लोगों ने क्या बताया, वो देवानंद वाले जो लोग थे उन लोगों ने क्या बताया, उन लोगों ने पढ़ाया कि कोई भी कंपाउंड अगर इस फॉर्मूला को फॉलो करता हो तो वो क्या होगा? सही है बच्चों, वो होगा कार्बोहाइड्रेट्स। वैसा बताया, किसने बताया? हमारे बहुत ओल्ड पीपल्स ने, ओल्ड साइंटिस्ट लोगों ने ये बताया। अब देखो ओल्ड साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला, उन लोगों ने बोला आप पहचानते हो ग्लूकोज को, सही है, चल ग्लूकोज को C6H12O6। ओल्ड साइंटिस्ट लोगों ने बोला, देवानंद वाले लोगों ने बोला इसको इस फॉर्मूला में सेट करके देखो होता है कि नहीं होता है। H2O यहाँ पे लगाओ 6, हो गया 6 2 12 6, मतलब कि ये फॉर्मूला में ये सेट होता है। बहुत अच्छे, बहुत इजी था। देखो उन लोगों ने कर दिया।
दूसरा एक एग्जांपल लिया फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज C6H12O6। बच्चे सोचेंगे कि दोनों का नाम डिफरेंट, दोनों का फॉर्मूला से, तो ये एक दूसरे के क्या हो चुके हैं, ये हो गए आइसोमर्स। किस टाइप के आइसोमर्स, ये हो गए फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। कभी केमिस्ट्री डिफिकल्ट नहीं होता, आपका देखने का तरीका डिफिकल्ट है बस, और कुछ नहीं। ग्लूकोज में आएगा एल्डिहाइड और फ्रुक्टोज में आएगा कीटोन, ग्लूकोज में आएगा एल्डिहाइड, फ्रुक्टोज में आएगा कीटोन। चलो फ्रुक्टोज को लगा के देखो ये फॉर्मूला, उसको सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो गया। चलो बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। चलो शुगर की बात करते हैं, शुगर की बात करते हैं भैया, शुगर की बात। C12H22O11 ये फॉर्मूला होता है शुगर का, जो आपके घर में रखी हुई है वो शुगर का फॉर्मूला ये है C12H22O11। लगा के देखो फॉर्मूला सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। C का 12 H2O निकल के आ गया, यहाँ पे आ गया 11, सही है। चलो सेट हो गया, मतलब ओल्ड पीपल्स बहुत हैप्पी हो चुके थे। देखो दे आर वेरी हैप्पी, दे सेज दैट वी आर करेक्ट, हम लोग सही है। पर उन लोगों से एक गलती हुई। क्या गलती हुई है वो देखो। एक गलती की, देवानंद ने गलती की, वो सलमान खान सुधारेगा, सही है। फटाफट से स्क्रीनशॉट निकालो, गलती से निकालो। ओके सो ये स्टूडेंट्स, आगे आप लोगों ने देखा कि C6H2O वाला जो फॉर्मूला था, CXH2O वाला फॉर्मूला, इसमें ग्लूकोज सेट हो चुका है, फ्रुक्टोज भी सेट हो चुके, शुगर भी सेट हो गई। पर ये जो रेमोनोज था, C6H12O5, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है। पर ये जो पुरानी डेफिनेशन थी ना, उसमें ये सेट नहीं हो पाया। पुरानी डेफिनेशन में ये सेट नहीं हो पाया। आप खुद से दिमाग लगा के देखो, नहीं हो पाएगा। आप H2O निकालोगे, 5 रखोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, मतलब 10 होना चाहिए। इसका मीनिंग ये हुआ, देखो रेमोनोज जो होता है वो एक नेचुरली अकरिंग डीऑक्सी शुगर है, सही है। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि डीऑक्सी शुगर क्या होती है। ये नेचुरली अकरिंग शुगर है, पर ये कार्बोहाइड्रेट है। पर पुरानी डेफिनेशन से रेमोनोज कार्बोहाइड्रेट है, ऐसा प्रूव नहीं हो पाया। गया दिमाग, बहुत इजी था ना। चलो पर देखो अब कुछ नया आया, ये कार्बोहाइड्रेट है बट इट्स नॉट प्रूव। प्रूव्ड बाय ओल्ड डेफिनेशन। पुरानी डेफिनेशन से ये प्रूव नहीं हो पाया कि ये कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रूव नहीं हो पाया। अब आप देखो, इसे पहचान लो, CH3COOH एसिटिक एसिड। ये जो एसिटिक एसिड है ना, मतलब इथेनॉइक एसिड, एसिटिक एसिड, CH3COOH। आप खुद से दिमाग लगाओ, इसको फॉर्मूला में सेट करके देखो। C यहाँ पे आएगा C2 एग्जैक्टली H4O2, ऐसा कुछ बनेगा, सही है। आप फॉर्मूला बना के देखो C2 H2O2, तो मतलब कि एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट है, ऐसा प्रूव हुआ, पर नहीं है। ध्यान रखना, यहाँ पे एसिटिक एसिड इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। Still, it is proved as carbohydrate. By the old definition, पुरानी डेफिनेशन से एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट है, ऐसा प्रूव हुआ पुरानी डेफिनेशन से। पर नहीं है, आप लोग जानते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, पर यहाँ पे प्रूव क्या हुआ कि ये कार्बोहाइड्रेट है। मतलब अब टाइम आ चुका था
नया डेफिनेशन को लाने का। चलो लेके आते हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट निकालो इसका। So dear students, let's start our new and modern definition. New definition of carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स का लेटेस्ट अपडेटेड डेफिनेशन आपको देने जा रहा हूं, ध्यान रखना। ऑप्टिकली एक्टिव, सबसे पहला वर्ड ऑप्टिकली एक्टिव। कैसा होना चाहिए ऑप्टिकली एक्टिव? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड और कीटोन which on hydrolysis gives this is known as carbohydrates. लग रहा है डिफिकल्ट पर बहुत इजी है। कार्बोहाइड्रेट्स किसे बोला जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। एक बात फिक्स हो गई कि कार्बोहाइड्रेट्स में या तो एल्डिहाइड हो गए या कीटोन्स हो गए, सही है। दूसरी एक बात फिक्स हो गई, ये पहली चीज कि वहां पे आपको फंक्शनल ग्रुप कौन सा दिखाई देगा, या फिर CHO वाला या C+O वाला। ये दोनों में से कोई एक आपको मेन फंक्शनल ग्रुप में दिखेगा। मेन फंक्शनल ग्रुप में आपको या फिर एल्डिहाइड दिखेगा या फिर कीटोन दिखेगा, सही है। चलो बहुत अच्छे। एंड आपको और एडवांस में क्या मिलेगा? सबसे पहले ये आपको ढूंढना है। आपको जो कंपाउंड दिया जाए सबसे पहले आप इसमें से ये ढूंढोगे। दूसरा वहां पे पॉलीहाइड्रोक्सी होगा, मतलब के ज्यादा OH पॉलीहाइड्रोक्सी, एक से ज्यादा OH वहां पे प्रेजेंट होंगे, सही है, जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब ये स्टूडेंट्स, ये ऑप्टिकली एक्टिव का मीनिंग क्या होता है? A compound which can rotate plane polarized light. A compound which can rotate plane polarized light is known as a optically active compound. Right? Now, what is optically active compound and what is a plane polarized light? For that, you have to visit our playlist. उसके लिए playlist visit करो। Chapter 10 में आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पढ़ा के रखा है ऑप्टिकली एक्टिव का मीनिंग क्या होता है। Which on hydrolysis give this? इसका मीनिंग क्या होगा? अगर आप लोगों ने स्टार्च को लिया, एग्जांपल की और स्टार्च को लिया, उसका हाइड्रोलिसिस करवाया तो आपको ग्लूकोज फ्रुक्टोज वैसे कुछ देगा, सही है। एंड ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज को शायद आपने फिर से कंबाइन कर दिया। इन शॉर्ट, ग्लूकोज स्टार्च में इंटरकन्वर्टेबल होता है तो स्टार्च ग्लूकोज में इंटरकन्वर्टेबल होना चाहिए, सही है। तो इसका ये मीनिंग होता है। जब इतनी सारी चीजें फॉलो हो रही हो ना, तभी उसे कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है, नहीं कि CHH2O1। ये नहीं। अगर आप पुराने ख्यालों से देखोगे तो CHH2O को फॉलो करेगा वो कार्बोहाइड्रेट, पर नए ख्यालों से देखोगे तो मेन फंक्शनल ग्रुप ये होना चाहिए। अब आपके पास आंसर है क्यों एसिटिक एसिड को कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बोला जाता। एसिटिक एसिड के पास कीटोन का ग्रुप या एल्डिहाइड का ग्रुप ही नहीं होता, सही है। पॉलीहाइड्रोक्सी नहीं है, सही है। ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं है, तो वो कैसे कार्बोहाइड्रेट होगा? दिमाग में गया? चलो बहुत अच्छे। तो अभी आप लोगों को सबसे मॉडर्न डेफिनेशन मिल चुका है कार्बोहाइड्रेट्स पे, सही है। देखो बहुत इजी है, ध्यान से देखो। तीन चीज ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। दूसरी पॉलीहाइड्रोक्सी, एक से ज्यादा OH आपको दिखाई देंगे।
एंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये हाइड्रोलिसिस वाला टॉपिक पे अभी मत जाओ, ये तीन पे अभी फोकस करो। सही, अगर आपको ये तीन चीजें दिख जाए कंपाउंड में तो बात क्लियर, वो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। मैं सबसे आसान कार्बोहाइड्रेट आपको बताने जा रहा हूं, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल एबल टू ड्रॉ ग्लूकोज स्ट्रक्चर। ओके, B प्लस ग्लूकोज, आपको लगेगा ये क्या लिखा? DL एक नेमिंग सिस्टम है, DL एक नेमिंग सिस्टम है। सही है, वो कैसे आता है मैं आपको समझाता हूं। प्लस का मतलब होगा ये कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा। ये कंपाउंड जो होता है, मतलब मैं यहां पे जो भी ड्रॉ करूंगा वो कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसका ये मीनिंग होता है। चलो फटाफट से उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले आप करोगे 6 कार्बन को लाइन में रखना, 2 3 4 5 6 7, बात खत्म, बहुत आसान है। सबसे पहला काम 6 कार्बन को लाइन में रखना सीखो। देखो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं साइंस कंप्लीट कर लिया पर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना नहीं आ रहा, उसको कंप्लीट नहीं आ रहा। केमिस्ट्री में बहुत स्पेसिफिक है, B प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर यही होगा, यही याद रखना है। सही है, इजी। चलो सबसे पहले कार्बन को CHO, सबसे पहले कार्बन को CHO, सबसे लास्ट कार्बन को CH2OH, सबसे पहले कार्बन को CH, लास्ट वाले को CH2OH। बाकी जो बचा वहां पे क्या करना है, कैसे करना है वो सीखा था। यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H। बात खत्म। ये आ गया स्ट्रक्चर D ग्लूकोज का। फिर से एक बार मैंने क्या किया, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन, 6 कार्बन को लाइन में रखो। सबसे पहले को CHO, लास्ट को CH2OH। दिमाग में गया? चलो बहुत आसान। ओके ठीक है। अब देखना दूसरे कार्बन में OH को रखो राइट साइड पे, OH को दूसरे कार्बन पे रखो राइट साइड पे। यहाँ पे याद एक ही चीज रखना, जो तीसरा कार्बन आता है C3, वहां पे OH लेफ्ट में चला जाता है, वहां पे OH लेफ्ट में चला जाता है। अगर आप लोगों ने इसका पोजीशन इधर उधर कर दिया तो स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स कट जाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखना। अब देखो ये कार्बन के पास ये वैलेंसी पे CH2, इस वैलेंसी पे OH, इस वैलेंसी पे H एंड नीचे की वैलेंसी पे ये पूरा ग्रुप, मतलब कि ये हुआ किराल कार्बन। उस हिसाब से अगर आप इसको देखोगे तो ये पूरा ग्रुप अलग है, ये OH, ये H, ये पूरा ग्रुप अलग है, मतलब ये भी हुआ किराल कार्बन। ये सिंबल आपको किराल कार्बन दिखा रहा है। सही है। आप इसको देखो तो ये पूरा ग्रुप अलग, ये पूरा ग्रुप अलग, ये OH, ये H, सब ग्रुप अलग, मतलब ये भी हुआ किराल कार्बन। इसको ध्यान से देखो, ये H, ये OH, ये पूरा ग्रुप अलग, ये CH2OH वाला ग्रुप अलग, ये हुआ किराल कार्बन। अब इसको ध्यान से देखो, इसके पास ये पूरा ग्रुप अलग, एक साइड पे OH, बाकी के दो साइड पे H, मतलब ये किराल नहीं, पहला वाला किराल है, बाकी के बीच के 4 बाई 4 किराल कार्बन, मतलब कि ग्लूकोज के पास कुल मिला के 4 किराल कार्बन है। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, मतलब वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में घुमाएगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ध्यान से देखो, पॉलीहाइड्रोक्सी, पहला OH, दूसरा OH, तीसरा OH, चौथा OH, पांचवा OH, कुल मिला के 5 OH ग्रुप, मतलब ये पॉलीहाइड्रोक्सी है। एल्डिहाइड यहाँ पे प्रेजेंट है, गया चौक। ठीक है, वैसे भी बात खत्म हो चुकी है। चलो ठीक है, तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसकी वजह से डी ग्लूकोज प्रूव होता है कि कार्बोहाइड्रेट है, नहीं ऐसे प्रूव होता। गया दिमाग में। नेक्स्ट लेक्चर में अगर आपको कुछ नया प्रैक्टिस करना है तो आप एल प्रैक्टिस के लिए करो, L प्लस ग्लूकोज।
जो आप लोग ग्लूकोन डी देखते हो ना बच्चों, ये चीज होती है, सही है। आप L प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर खुद से सोचो क्या आएगा। देखो आपको हिंट दे देता हूँ, ये OH यहाँ पे, ये OH यहाँ पे, ये OH यहाँ पे, ये OH यहाँ पे, बाकी तो वैसे का वैसे बात कर। ये आ गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, इसका बिल्कुल मिरर इमेज बनाना है। Alright, dear students, thank you dear students for watching this video and as you already know कि हर वक्त मैं आपको बोलता हूँ रिवीजन करते रहना, सही है। जितना रिवीजन ज़्यादा करोगे ना उतना मार्क्स ज़्यादा आएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो। ओके, कल फिर मिलेंगे।